हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 4.6 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर जाने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ही क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी आए तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जब भी अब आपके पास ऐसा कुछ आए कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को कैलकुलेट करना होगा। अगर मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि 0 को छोड़ करके सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 जब आए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया, कोई और नंबर नहीं आया लेकिन वो 0 के इक्वल आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब चलते अपने एक्सरसाइज पे। इसमें क्या कहता है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर के 6 में आपको ये बताना है कि जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था गॉस जॉर्डन मेथड में कि इस 2 या 3 इक्वेशन से हम 3 मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 मैट्रिक्स बनाया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला मैट्रिक्स है ए जो है वो किसका मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट्स का। जो एक्स वाई का कोफिशिएंट्स है मैंने उसका एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करो कि एक वेरिएबल पार्ट का मैट्रिक्स बना लो। तो वो वेरिएबल पार्ट कौन सा है? एक्स और वाई होता है, तो एक्स और वाई का एक मैट्रिक्स बना लो। उसी तरह से बी है, बी जो मैट्रिक्स है वो किसका मैट्रिक्स है? वो है कांस्टेंट पार्ट का, जो कि ये है 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 जो है उसका है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे वो होता है फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, ये एक फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों मैट्रिक्सेस को लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनता है। अब क्या करना है आपको? अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, किसका? ए का आप डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ पे है 1 2 2 3 है, ठीक है। ऐसे एक डिटर्मिनेंट अब इसका निकालते हैं। ये ए है और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 3 इज़ 3 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -1। -1 आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। और जब कभी ऐसा आ जाए कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए थे वो कौन से हैं? कंसिस्टेंट है, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो बेझिझक आप क्या बोलोगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट होंगे। आपको सोचना कब है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तभी आपको ये चीज़ करना होगा जो मैंने अभी आपको बताया। इस चीज़ को समझना होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप कंसिस्टेंट उसका आंसर बता देना।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड है। थर्ड को मैंने लिया है, बाकी जो मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस छोड़े हैं आप उसको खुद से करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, सब में सेम चीज़ ही करना है। तो मैंने सोचा कि कुछ ही क्वेश्चंस को मैं बताती हूँ, बाकी तो बच्चे अच्छे हैं ही, वो खुद ही कर सकते हैं। तो देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है इक्वेशन? x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। ठीक है, अब इससे भी आप क्या करो, 3 मैट्रिक्सेस को बना दो। तो 3 मैट्रिक्सेस को मैंने क्या क्या बनाया? एक ए मैट्रिक्स है, वो किसका है? कांस्टेंट पार्ट का है। और बी मैट्रिक्स किसका है? ए मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट का है और बी है कांस्टेंट पार्ट का। ठीक है, अब आप इसको उस फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख भी सकते हो, अदरवाइज़ आप यहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 आ जाए तब क्या करना होगा? तभी आपको सोचना पड़ेगा कि अब उसको कंसिस्टेंट बताएं कि इनकंसिस्टेंट बताएं। तो देखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 आ जाता है तब हमें क्या निकालना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आप निकालो सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? लास्ट के क्लास में मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था, आई होप कि आपने उस लेक्चर्स को देखा होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया, और उसके बाद फिर क्या करना है? बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी हमारा एक कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कुछ और ही आ गया, 0 तो नहीं आया, नल मैट्रिक्स तो नहीं आया, कुछ और आ गया। कुछ और आ गया इसका मतलब क्या है? कुछ और आया तो इसका मतलब हो गया कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं तो भी हमें 3 ही मैट्रिक्सेस को बनाने होते हैं। तो देखो, पहला मैट्रिक्स क्या का बना? पहला मैट्रिक्स बन गया कोफैक्टर्स का। ठीक है, पहला मैट्रिक्स बन गया कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट कैसे कहते हैं? तो x के पहले जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा नंबर्स था तो मैंने इसको इस मैट्रिक्स में डाल दिया। फिर b है, b कौन सा मैट्रिक्स बना? कांस्टेंट पार्ट का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब आप यहीं पे क्या करो, यहीं पे आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो। ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो कितना आता है? ए आता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तब वो कंसिस्टेंट होता है, और जब इक्वल टू 0 आ जाए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन हमारा कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से लेकर के 14 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें सॉल्व करने हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से। अब देखो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 इक्वेशंस हैं, तो दोनों से आप पहले तो मैट्रिक्स बना लो। तो ए मैट्रिक्स किसका बनता है? कोफिशिएंट्स का बनता है, और बी मैट्रिक्स किसका बनता है? कांस्टेंट पार्ट का बनता है। ठीक है, यहीं पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या पता चलता है? कि नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स कि 0 को छोड़ करके कोई और नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? कि कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन इसके होंगे, और अगर सॉल्यूशन है तो इसके इन्वर्स भी होंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इन्वर्स भी इसका होता है ना। तो अब देखो, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं।
ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो मैंने मैट्रिक्सेस बनाए हैं इसको अब हम लोग ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें x का और y का वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y का वैल्यू चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू आप क्या कर दो, a इनवर्स इंटू बी। जब a को आप इधर लेके आओगे RHS साइड में तो वो डिवाइड में हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि x इज़ इक्वल टू मैंने किया है b बाई a, ठीक है। तो a को हम लोग a के पावर में -1 भी लिख सकते हैं इंटू बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बस मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। तो सारे जो मैट्रिक्सेस हैं मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जब इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या करोगे आप, ए इनवर्स निकालना सीखे हुए हो, कैसे निकलता है। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं, ये होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है। क्या करते हो आप, सबसे पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हो, उसके बाद उसका आप ट्रांसपोज ले लेते हो। तो 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बना हुआ था मेरा ए, तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी होता है। बस हमें डायगोनल वाले नंबर्स के प्लेसेस को चेंज करना होता है और नॉन डायगोनल वाले नंबर्स को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बस उनके साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। और डिवाइडेड बाय था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो इतना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू हो जाएगा ये वाला बी मैट्रिक्स, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो x और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। 3 इक्वेशंस हैं, तो आप क्या करो, 3 मैट्रिक्स बना लो। देखो मैंने मैट्रिक्स बना के रख लिया है। अब क्या करो, यहीं पे आप डिटर्मिनेंट को निकाल के देख लो। डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। थर्टी फोर है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू 0 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट है इसका मतलब कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो इन्वर्स भी इसका आसानी से निकल सकता है कि नहीं। तो अब इस क्या करो, ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ना इस फॉर्म में लिखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आप लिखो। तो सेम उसी तरह से आपको फिर से करना है। एक्स वाई और जेड का हमको वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ए इनवर्स। यहाँ पे मैंने ए इनवर्स को निकाल लिया है, ठीक है। ए इनवर्स निकाल करके फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। जब आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आएगा, और जब इसको 1/34 को इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर लेकर के जाओगे तो ये सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। तो 1/34 इंटू 34 करोगे तो ये 1 होगा, और 17/34 हो जाएगा तो ये हो गया 1/2, और -51/34 होगा तो ये होगा -3/2। अब क्या करो, इसको इक्वेट कर दो। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, y का वैल्यू 1/2 हो गया, और z का वैल्यू -3/2 हो गया, ठीक है। ये तरीका होता है हमें सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, a इनवर्स की हेल्प से। सबसे पहले तो a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे तो सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये भी तो चेक करना होता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसके लिए हम डिटर्मिनेंट को सबसे पहले निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, -1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी तो हम इन्वर्स निकाल पाते हैं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट को निकालते हैं। ये हम कंफर्म हो गया कि हाँ इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा तब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे
तो ये आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं बार बार बता रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर लेते हैं सारे नंबर्स का, उसके बाद फिर हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जो ट्रांसपोज हमारा निकल के आता है वही हमारा एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये निकल गया, और डिटर्मिनेंट कितना था, -1 था। ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नीचे में 1 हो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको -1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया है। -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब करोगे तो ये इतना आएगा, ए इनवर्स का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ax इज इक्वल टू बी होता है। अब हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि सॉल्व करना है, ए इनवर्स को लेकर के हमें यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो ax इज इक्वल टू बी होता है, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इनवर्स b, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, a इनवर्स हमने निकाल ही लिया है, ये है हमारा a इनवर्स और ये है b। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1, 2 और 3 आएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया और z का वैल्यू 3 हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ ₹60। मतलब 3 kg प्याज, 2 kg आटा और 2 kg चावल का दाम कितना है, 60 रुपया है। ठीक है, इससे आप पहला इक्वेशन बनाओ, इससे आप पहला इक्वेशन बनाओ। मान लो कि कितना अनियन का, 1 kg अनियन का कितना प्राइस हो गया, x है। वीट 1 kg वीट का प्राइस मान लो कि y है, और 1 kg राइस का प्राइस मान लो z है। तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 60। पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज़ 90 रुपीज़। कहता है कि 2 kg प्याज, 4 kg आटा और 6 kg चावल का दाम 90 रुपया है। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, और ये आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज़ ₹30। 6 kg प्याज और 2 kg आटा और 3 kg चावल का दाम कितना है, 70 रुपये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इससे भी आप लोग इक्वेशन निकाल लो। ये हमारा थर्ड इक्वेशन निकल गया। ठीक है, तो 3 इक्वेशन तो हमने निकाल लिया। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। हर एक kg का मतलब हर एक सामान का पर kg का कॉस्ट निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि 1 kg प्याज का दाम कितना है, x है, 1 kg आटे का दाम है y और 1 kg राइस का दाम है z। इसीलिए तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कि 4 kg है तो 4 kg इंटू एक्स करोगे तभी हमको एक्चुअल प्राइस मिलेगा ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो मान लो कि 5 पेन खरीदना है आपको। ठीक है, 5 पेन खरीद रहे हो, एक पेन का दाम अगर 2 रुपया है तो 5 पेन का कितना होगा, 5 इंटू 2 करते हो आप, है कि नहीं। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाया है। अब आप देखो ये इक्वेशन आ गया, फिर से आप गॉस जॉर्डन मेथड लगाओ, एक मैट्रिक्स ए बनाओ, एक मैट्रिक्स बी बनाओ और एक मैट्रिक्स एक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स बनता है हमारे कोफिशिएंट्स का, और बी मैट्रिक्स बनता है कांस्टेंट पार्ट का, और सी मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल पार्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर से क्या करो, डिटर्मिनेंट को निकालो। डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना आता है, 50, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 50 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो भाई चलो इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है और डिटर्मिनेंट कितना था, 50, तो मैंने डिवाइड कर दिया 1/50 से। ठीक है,
तो जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो Ax इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू क्या हो गया A इनवर्स b। अब आप इस सब को पुट करो इसमें, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/50 इंटू ये जो है वो पूरा क्या है A इनवर्स है और ये है हमारा B। तो A इनवर्स इंटू बी करोगे तो हमारा ऐसा ये नंबर आता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आता है। अब मैट्रिक्स में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, वो सारे नंबर से जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1/50 है तो 1/50 250 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1/50 400 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना टाइम्स कटेगा 8 टाइम्स, ठीक है। और 1/50 जो है वो 400 से फिर से जाके कटेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितने टाइम्स में कटेगा 8 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 5 8 और 8 आ गया मैट्रिक्स में। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, y का वैल्यू 8 हो गया और z का वैल्यू 8 हो गया। इस तरह से हमने सारे ही आइटम्स जो थे, जैसे प्याज था, आटा था और राइस था, तो सभी के 1 केजी के दाम हम लोग निकाल लिए। मतलब कि यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिखना कि कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इज़ ₹5, कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट इज़ ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज़ ₹8। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।